In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English. And today's our lecture number is 19. Dear students, आज की इस लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग जितनी भी टेक्निक्स हैं ऐसे राइटिंग्स की उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है ऐसे और ऐसे राइटिंग को जो है पढ़ा था और उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा था और उसमें जो है हमने उसकी कुछ टेक्निक्स को पढ़ा था। बाकी जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें जो अब तक हमने की थी उसमें तो वो आउटलाइन हमने पढ़ ली थी। आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है कि आपकी एसे का इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द एसे, कि व्हेन यू विल राइट द एसे, व्हेन यू विल राइट एनी एसे, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना आना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन होना किस तरह से चाहिए। So, dear students, one thing keep in your mind, when you will start your essay writing, you should typically use a general to specific structure. आपने जब भी एक ऐसे राइटिंग लेनी है तो उसमें आपने हमेशा जो है जनरल से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, मतलब से कॉमन से पर्टिकुलर की तरफ जाना है। चीज़ों को जब सिलेक्ट करना है, योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और टॉपिक द एसे विल एड्रेस इन अ जनरल सेंस। जिस चीज़ को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक को आप बताना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के प्रॉब्लम्स को आप अपने टॉपिक के बारे में डिफाइन करना चाह रहे हैं, एड्रेस करना चाह रहे हैं, उसको इस सेंस में आपने बताना है कि आपका कंटेक्स्ट जो है, चाहे वो आपका जो है रिटन है, चाहे वो आपका जो है वर्बल है, वो प्रोवाइड आप दूसरों को करेंगे। उसमें जो आपका जो है अपना जो पर्टिकुलर पोजीशन और आपकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर आप देखेंगे द इंट्रोडक्शन इन एन एसे इज लाइक अ रोड मैप। जब भी आप किसी चीज़ का जैसे इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो आपको उस चीज़ पर फोकस ये रखना है कि ये क्या है, इट्स लाइक अ रोड मैप। जब आपके पास एक मैप होता है जिसमें आप हर चीज़ को लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। मैप किस लिए होता है? मैप आप लोगों की आसानी के लिए होता है। रोड मैप के आप लोगों को पता चल सके कहाँ पर कुछ जो है जो जितने भी लोग पैदल चलने वाले हैं, जितने भी लोग जो है गाड़ियों पर हैं, जितने भी लोग जो है किस तरह से सवार हैं, किस तरह से सवारी कर रहे हैं, इस तरह से आपकी जो मैप है वो आपका यूज किस लिए होता है कि आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन को आपको बताए जैसे, और आपका जो पर्पस है जिसमें आप जो है मैप यूज कर रहे हैं उस तक लोगों को जो है अवेयरनेस इस चीज के लिए बता, वो उनको जो है आसानी हो सके। इस तरह से इंट्रोडक्शन भी है वो ऐसे का इस तरह से है जैसे एक रोड मैप हो, दैट शोज द रीडर द डायरेक्शन ऑफ द मेन आइडियाज। जो रीडर्स को जो है क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आइडियाज प्रोवाइड करता है, एंड इट प्रोवाइड्स द रीडर्स द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। इसके अलावा वो रीडर्स को क्या प्रोवाइड करते, एक तो उनको डायरेक्शन बताता है रीडर्स को, कि एक इंट्रोड्यूस जब वो करवा रहा होता है कि जो जितने भी रीडर्स हैं उनको, पढ़ने वालों को पता चले कि इसमें बेसिकली बताया क्या जा रहा है, इसमें डायरेक्शंस क्या हैं। तो दूसरा उनको क्या बताए, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन, इस बैकग्राउंड के सारे जो एक बैक सारी चीजें हैं उसको बताने का, हमारे अपने टॉपिक को सारा हमने कवर करके जो बताया है, हम उस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स। तो इसलिए ये रीडर्स के लिए क्या हो जाएगा कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और कोई भी आप जब भी कोई ऐसे राइट करते हैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाएंगे कि वो कहते हैं ना, जिस तरह से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी पर्सन है, कोई भी रीडर है, कोई भी ऑडियंस है, जब भी वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़े तो उस पर अच्छा इम्पैक्ट करना चाहिए कि जिसने भी ये ऐसे राइट किया है, जिसने भी ये ऐसे राइट करते वक्त इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें इसने हर चीज को नरेट किया है, इसमें नैरेटिव भी चीजों को बताया गया है कि किस तरह से उसने या तो इमेजिनेशंस में बताया है या उसने नॉन फिक्शनल वे में बताया है। तो उसने हर चीज स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डिस्क्राइब किया है, हर चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, हर चीज की डायरेक्शन को प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इंट्रोडक्शन किसके बारे में है। इट कंटेन्स द statement and two or more main ideas which will be explained in the body of your essay। ये किस चीज को कंटेन करता है, किस चीज पर हमारे मुश्तमिल होता है, ये हमारी टेक्स्ट पर होता है, ये हमारे रिटर्न जो हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, जो चीज हम बता रहे होते हैं उसमें हमारे आइडियाज होते हैं। वो आइडिया हमारा वन भी हो सकता है, टू हो सकता है, टू और मोर देन टू भी हो सकता है, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं अपने किसको, अपने एसे में, अपने बॉडी ऑफ एसे को। मतलब बॉडी ऑफ एसे वो होता है जो हमारे एसे
मिड वाला जो हमारा जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो इंटरनल होता है, जिसको हम इंटरवल कहते हैं, हमारे मिड में एक पार्ट होता है जो बिगनिंग के बाद आता है और लास्ट से पहले आता है। तो मिड में जब एक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं जी हमने अपना बॉडी ऑफ पैराग्राफ में अपने आइडियाज को सारा एक्सप्लेन किया है। द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू गिव योर रीडर अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट योर एसे विल कवर। रीडर्स को जो है इसका पर्पस क्या होता है इंट्रोडक्शन बताने का, ताकि उसमें ये चीज बताई जा सके, इंट्रोडक्शन बताने की रीजन क्या है, एम क्या है, मकसद क्या है। वो इस चीज को कन्वे करने का मकसद ये है कि इस चीज को क्लियर किया जा रहा है कि विच ऐसे जो आपके पास ऐसे कन्वे किया जा रहा है उसको हर लिहाज से कवर किया गया है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करके बनाया गया है, उसके हर पॉइंट को कवर करके इंट्रो जो है राइट किया गया है। इट शुड प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज यू आर एड्रेसिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप लोगों के साथ सारे जो है अभी मैंने जैसे अभी बताया एड्रेस किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन मींस के बताई जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए कि इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और इसमें इश्यूज क्या हैं और इसमें जो है किस किस चीज को डिफाइन किया गया है। इंट्रो में हमें पता चल रहा होता है कि हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कि हमने किस चीज को डिफाइन करना है फर्स्ट पे, फिर देन कॉजेज उसके क्या बताने हैं, फिर हमने किस चीज को ड्रॉ करना है जिससे हम अटेंशन गेन करें, हम चीजों को करते हैं अपने ऐसे में। हमारा इंट्रो जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है हम अपने इंट्रो में मीन्स कि अपना स्टार्ट भी इस तरह से ले सकते हैं कि हमने अपनी कोटेशन से उसको स्टार्ट करना होता है, हमने रेलेवेंट पॉइंट्स को उसमें देखना होता है और हमने ये देखना होता है कि हमारी जो स्टोरी है वो फैसिनेट है, वो मतलब कि इस चीज के लिए दिखाई दे रही है कि मीन्स कि उसमें जो चीजें जो हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं वो उसमें मौजूद हैं और उसमें जो है क्वेश्चंस भी मौजूद होने चाहिए कि ताकि अगर कोई क्वेश्चन किया जा सके तो उसके आपके पास जो है उसका प्रॉब्लम का जो है वो उसका सॉल्यूशन जो है होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है इंट्रोडक्शन के बाद वो है हमारा जो है राइट द बॉडी, कि हम अपने पैराग्राफ की जो ऐसे जो राइटिंग है जो उसकी बॉडी को किस तरह से राइट करते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि ये पार्ट हमारा जो होता है उसमें हमारे स्पॉटिंग सेंटेंस होते हैं, उसमें हम अपने जो है सेंटेंस की जो है स्पॉट बता रहे होते हैं कि किस किस सेंटेंस को जो है हमारी जो है स्पॉट मिली हुई है और ये किसके दरमियान लाई करता है, मीन्स कि ये किस तरह से हमारे जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया है द बॉडी ऑफ द एसे, जो आपकी बॉडी ऑफ एसे जो होता है उसका बेसिकली उसकी रीजन क्या होती है कि वेयर यू कैन फुली डेवलप योर आर्गुमेंट। क्या होता है मकसद इसमें, आपकी बॉडी जो होती है उसका जो मिड का जो एक पार्ट होता है उसका मकसद ये होता है कि आप चीजों को जो है डेवलप कर सकें। जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें आप अपने आइडियाज को देख सकें, अपनी जो है चीजें आपको जो रेलेवेंट चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको उस टॉपिक को आपने उसको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह से राइट करेंगे। इसके लिए आप देखते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, when you will write the body of essay you will first of all writing down of your main ideas in sentence। आप सबसे पहले अपने आइडियाज को राइट करेंगे, उसके बाद आप जो है उसके स्पॉटिंग पॉइंट्स को राइट करेंगे अपने जो आइडिया आपका है, बट यू विल give the space, you will leave the space of lines between each point। आप जब इस चीज को जो है अपने स्पॉटिंग पॉइंट्स को और अपने आइडियाज को बता रहे होंगे तो इनके दरमियान इतना डिफरेंस रखेंगे कि इस चीज को हम रिकग्नाइज कर सकें। और आपने इनकी जो है किस तरह से अपनी जो है स्पेसिंग देखनी है कि आपकी दोनों चीजें जो है आइडियाज भी और आपकी जो मेन आइडिया और आपके जितने स्पॉटिंग पॉइंट्स है ये सामने इनका पता चल सके। तो इसमें द बॉडी पार्ट कंटेन्स सेंटेंस दैट सपोर्ट्स द इंट्रोडक्शन। आपका जो बॉडी पार्ट जो है, जो मिड वाला हिस्सा है वो आपकी किसको करता है, आपके जो है इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। और ये किसके दरमियान होता है, आपके इंट्रो और आपके इंफर, मतलब कि आपने जो कंक्लूड किया होता है, आपने जिस चीज को सम अप किया होता है और आपके जो बिगनिंग पॉइंट्स होते हैं, आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स, आपके जो है जो फर्स्ट सेंटेंस और आपके लास्ट सेंटेंस के दरमियान में जो है ये इस चीज को सपोर्ट करता है। एंड it have a topic
सेंटेंस, स्पॉटिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। और इनके दरमियान ये क्या होता है, एक तो हमारे टॉपिक सेंटेंस मतलब फर्स्ट सेंटेंस होते हैं, दूसरी हमारी स्पॉटिंग डिटेल्स होती है जो हमारे सेंटेंस को स्पॉट कर रही होती हैं, डिटेल्स और मेन आइडियाज बता रहे होते हैं। और इसके बाद write a body part. You can begin by writing one of your main ideas as the introductory sentence, and then you should write each of your spotting ideas. तो आपका मेन बॉडी जो होता है आपके ऐसे का, वो आपका उसमें होता है कि आप इन चीजों को डिलीवर कर रहे होते हैं, आप चीजों को बयान कर रहे होते हैं। इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड। ये आपकी जो है आपकी बिल्डिंग्स में जिस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, ये आपका बॉडी ऑफ ऐसे भी वैसे होता है। स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, जिस तरह से आपकी एक पूरी बिल्डिंग होती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी बिल्डिंग में जो चीजें मौजूद होती हैं, हमारे ऐसे में भी स्टार्ट से इंट्रो से लेकर कंक्लूजन में जो हमारे बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो हमारी बॉडी होती है उसकी, मतलब कि हमारा दरमियान वाला उसका जो पार्ट होता है, जिसमें हम चीजों को जो एकेडमिकली हम चीजों को बता रहे होते हैं, हम चीजों को जो है डिफाइन कर रहे होते हैं। और हर पैराग्राफ जो होता है वो अपनी जो है उसकी डिस्कशन में उसकी स्मॉलर आर्गुमेंट भी हो सकती है, ज्यादा डिटेल में भी हो सकती है। व्हेन वी together they should form a clear narrative that leads the reader to the inevitably of your conclusion। हमारा बेसिकली होता है वो ये होता है कि हम जो अपने रीडर्स को हैं वो इस चीज की जो हमने मिड में अपना सेंट्रल पॉइंट जो है लिखा है उसके बारे में जो है बता सकें। You can use transitions in this part such as first, second, third. Moreover, previously, for instance, in addition, thus consequently, as a result. आप जब भी अपना ऐसे राइट कर रहे होंगे तो उसको आप इस फॉर्म में उसकी ट्रांजिशन कर सकते हैं, उसको पार्ट्स में उसकी डिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप देखें फर्स्ट पार्ट, आपने अपना जो है ऐसे स्टार्ट किया, उसका इंट्रो लिख लिया, आपने उसका बॉडी जैसे राइट की, आप उसने जैसे ही आपने complete करने के बाद, so first of all you will write the outline, next you will write the introduction. When you will complete your introduction, after completing the introduction you will write the body paragraph। जैसे ही आपने उसका ऐसे राइटिंग में उस बॉडी को राइट करना है तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। और आप इसको जो है इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में उसको पता चल जाए कि हमारा फर्स्ट आइडिया क्या है, सेकंड क्या बात करें और हम थर्ड अपनी क्या बात को वहां पर जो है बताना चाह रहे हैं। इसके बाद जो हमारी जो लास्ट टेक्निक होती है, हम अपनी जब बॉडी पैराग्राफ को मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने जो है कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। हमने आउटलाइन कंप्लीट की, अपना इंट्रो कंप्लीट किया, बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट किया, लास्ट में हमने अपनी चीजों को सम अप करने के लिए अपना कंक्लूजन जो होता है वो राइट करना होता है। योर एसे इज ऑलमोस्ट डन। जब आपका जो एसे है वो डन हो जाता है, उसमें आपने क्या देखना होता है कि जो चीज जो है आपने उस चीजों को कंक्लूड करना होता है, क्या उसके बारे में सारी डिटेल्स भी मौजूद है। मीन्स के आपका जो उसमें आपने लिखा होता है अपने आइडियाज के बारे में, एंड हैव स्पॉटिंग योर सेंटेंस व्हिच इज मिक्स्ड विथ योर रिसर्च एंड योर आइडियाज। मीन्स कि जो चीज अपने आप आइडियाज को लिखना चाह रहे होते हैं वो चीजें आपको स्पॉट्स करती हैं आपके सेंटेंस में, जो आप अपनी चीजों को मीन्स के रिकॉल कर रहे होते हैं। इट्स द टर्न राइट द फिनिश ऑफ योर एसे। मीन्स कि अब आपने अपनी चीजों को इन्फर करना है, मतलब उसका आपने उसको समराइज करना है, उसका नतीजा निकालना है। द पार्ट ऑफ कंक्लूजन पार्टेक्स ऑफ समराइजिंग योर टॉपिक। तो आपका कंक्लूजन जो है आपका जो एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप चीजों को एक समरी जो है उसको लिख कर उसको एंड करने जा रहे होते हैं अपने टॉपिक के बारे में। और ये हमारे एसे का जो होता है वो लास्ट सेक्शन होता है जिसमें हम अपने कंक्लूजन को बता रहे होते हैं। उसमें हमारे आंसर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और हमने ब्रीफली अपने की पॉइंट्स को और अपनी की आर्गुमेंट्स को जो है उसको ब्रीफ करके उसका इंट्रोडक्शन के बाद उसको समराइज किया होता है। इट डजंट इंक्लूड एनी न्यू पॉइंट्स ऑफ एनी न्यू इंफॉर्मेशन। हमारी को उसमें कंक्लूजन होता है उसमें हम अपनी न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू पॉइंट्स को
नहीं ऐड करते, बल्कि जो चीजें हमने लिखी होती हैं स्टार्ट से उसी को हम उसको जो है एंड करने जा रहे होते हैं। इटसेल्फ इसका कोई मकसद नहीं होता कंक्लूजन का, इसमें हम अब कोई सोचें कि न्यू चीज ऐड करनी है, कि हम अब सोचें कि इसमें हमने अपना कोई नया पॉइंट बताना है। कंक्लूजन मतलब कि अब तक जो आप बता चुके हैं, जो अपनी अपनी स्टोरी को बता चुके हैं, जो आप किसी टॉपिक को डिफाइन कर चुके हैं, जो आप किसी आइडियाज को बता चुके हैं, उसको आपने स्पेसिफाई जब किया है, उसको आपने अपने पार्ट्स को तो उसमें कंक्लूड करना है। सो योर कंक्लूजन पार्ट बिगिन स्पेसिफिक एंड मूव्स टू द जनरल। किसकी तरफ से स्टार्ट होता है? वो स्पेसिफिक से स्टार्ट होता है, और एंड किस पे होता है और मूव किसकी तरफ करता है? वो आपके जनरल की तरफ करता है। इसके बाद आप देखेंगे, if you are difficulty in writing this part, you can use your introductory paragraph as a guide, because a conclusion is the opposite of the introduction. अगर आपको समटाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्जाम्स में कि वो सिर्फ स्टार्ट से ही अपना जो है पैराग्राफ की सूरत में ऐसे लिख देते हैं, जो इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में जो है उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और एंड में जब उसको सम अप कर रहे होते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम होता है कि वो उसका वो इंट्रो भी राइट कर चुके होते हैं, उसका वो जो है बॉडी पार्ट भी राइट कर चुके होते हैं, लेकिन जब उनको कंक्लूड करना होता है, उस चीज को जो है सम अप करना होता है, तो उनके माइंड में नहीं आ रहा होता कि अब हम इसको इसका कंक्लूजन राइट कैसे करें। यहाँ पर आकर वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनका सोचने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह, तो ये एक ऐसी ट्रिक है, ये एक ऐसी टिप भी है जिसकी वजह से आप अपना जो है कंक्लूजन जो है आराम से लिख सकते हैं। कि अगर आपको अपने कंक्लूजन लिखने में कोई भी मसला है, कोई भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन use your introductory paragraph as a guide, because a conclusion is the opposition of the introduction. आप अपनी उसको किस चीज से अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आप अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं अपनी इंट्रो से, कि हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखा क्या था, उसी से ही हम चीजों को जो है जनरेट करते जाएंगे, अपने आइडियाज को क्रिएट करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो हमारे माइंड में खुद आता जाएगा। ऑल्सो योर कंक्लूजन पार्ट शुड इंक्लूड अ ब्रीफ समरी ऑफ द मेन आइडियाज। और जब आप अपने जो है कंक्लूजन को लिखेंगे, उसमें भी आपके जो है जिस तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी जो है मेन आइडियाज आते हैं, इस तरह से आपके बाकी भी जितने पॉइंट्स हैं उसके कंक्लूजन के, उसमें भी आपके मेन आइडियाज लिखे जाएंगे। जो स्टूडेंट सिर्फ कंक्लूजन्स को सिर्फ इस तरह से 2 लाइन्स में डिफाइन कर देते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। उसमें भी आपको अपने जो स्टार्ट से एंड तक अपने आइडियाज को लिखा है, कंक्लूजन में भी आप उस चीज को जो है डिफाइन करें, बताएं उस चीज को कि आप किन किन चीजों को अब जो है खत्म करने जा रहे हैं, एंड करने जा रहे हैं। बट should not repeat things that were in the paper. बट आपने एक चीज का ख्याल करना है, जब भी आप अपने कंक्लूजन को राइट कर रहे होंगे, उसमें आपने वो चीजें दोबारा नहीं लिखनी जिसकी वजह से आपको जो है उस पेपर में पता चले कि कंक्लूजन में ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं, जो आपने अपनी बाकी चीजों को रिपीट, हाँ आप उनके मीनिंग्स चेंज कर सकते हैं, आप उनकी जो है सेंस चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप ये देख सकते हैं कि स्टार्ट में आपने उसको कुछ और वर्ड्स में डिफाइन किया है, तो लास्ट में आप उसको किसी और वर्ड्स में अपने जो है कंक्लूजन में अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रीडर्स हैव अ रिजल्ट बाय रीडिंग अ कंक्लूजन स्टेटमेंट दैट सम्स अप ऑल द मेन पॉइंट्स नाइसली। इस तरह से जब आपकी उसमें कंक्लूजन में कोई चेंजिंग होगी, तो आपका जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो जब आपकी चीज़ों को रीड कर रहा होगा, उसको जब वो चीज़ों को गो थ्रू करेगा, तो वो समझ जाएगा कि आपने अपनी स्टेटमेंट को जब सम अप किया है, अपनी स्टेटमेंट का अपने पॉइंट ऑफ व्यू का जब एंड किया है, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से चेंज करके बताया है। तो वो पढ़ने वाला जो है वो एक इंटरेस्टिंग लेवल से आपका जो है ऐसे पढ़ेगा कि उसने
अपने कहानी का एंड कैसे किया है, अपने ऐसे को जो है ख़त्म कैसे किया है, किस पॉइंट पर उसका जाकर एंड किया है, तो उसको डिफाइन करने का तरीका भी जो है वो रीडर्स जो है फोकस करते हैं। राइटर का जो ऑथर जो भी कोई है, अगर नॉर्मली भी कोई ऐसे दिख रहा हो तो उसमें भी ये चीज़ फोकस की जाती है। आपका कोई टीचर है, आपका कोई भी आपका जो है कभी कोई आर्टिकल लिख रहे होते हो, उसको आप फॉरवर्ड करते हो, तो उसमें आपका कंक्लूजन जो है लास्ट में लाजमी देखा जाता है। इसके बाद हमारे ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है टेक्निक्स को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे यूनिटी एंड कोहेरेंस इन एन एसे। अब जो आपने अब तक जो सारी टेक्निक्स पढ़ ली हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है। अब हमने यूनिटी एंड कोहेरेंस को देखना है कि इसका क्या जो है हमारे एसे में अमल दखल होता है, ये क्यों जो है इटसेल्फ जो एसेंशियल है, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एसे, व्हाई। तो अब हम इसको देखेंगे। ऐसे शुड हैव बोथ कोहेरेंस एंड यूनिटी। हमारे जो ऐसे होता है उसमें दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमारा कि कोहेरेंस के हमने अपनी डिवाइसेस को किस तरह से यूज़ किया हुआ है कि हमारे जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, जो इवेंट्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड किया, वो इटसेल्फ समझ आ रही हैं, और हमारी उसमें जो है वननेस ऑफ आइडिया है, क्वालिटी है, यूनिटी है हमारे ऐसे में। मीन्स कि हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा यूनिटी डिवेलप्स कर रहा है सिंगल आइडिया पे, और वो आपस में लिंक्ड है इट टू द रेस्ट ऑफ द पेपर, कि जो हमने पेपर में चीज़ों को लिखा हुआ है। तो हमारा जो कोहेरेंस होता है ये अचीव करता है व्हेन आवर सेंटेंस आर ऑर्डर और इन अ लॉजिकल मैनर। किस कब होते हैं हमारे ऐसे में कोहेरेंस, किस चीज़ को अचीव करता है, जब हमने अपनी चीज़ों को एक ऑर्डर में और एक जो है लॉजिकल मैटर, मीन्स कि हमने उसको एक लॉजिक, एक पॉइंट से, एक सेंस से हमने उसको किया हुआ है, और ये जो हमारे चीज़ों के जो लिंक्स है सेंटेंसेस के, ये इनकी जो ट्रांजिशन है जिनको स्टेप बाय स्टेप हमने किया हुआ, ये क्लियर हो रही है। इट्स मीन एन essay with unity develops a single idea thoroughly and links into the rest of the paper। कि हमारे जो आइडियाज आपस में जो कनेक्ट हो रहे होते हैं, इनमें यूनिटी पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि यूनिफाइड जो हमारी उसमें पैराग्राफ होता है, मैं आपको बता दूं कि जब हम चीजों को यूनिफाइड कर रहे होते हैं तो हमने एक चीज का ख्याल करना है कि उसमें हमारा स्टार्ट से लेकर हमारा एंड तक जो आइडिया है वो एक ही चलेगा। तो इट्स अ यूनिफाइड सेंटेंस, और यही यूनिफाइड सेंटेंस का मेथड आपका जो है यूनिफाइड पैराग्राफ में भी यूज होता है, और यही पैराग्राफ जो है वो आपके एसेस में भी यूज होते हैं, जिसमें आपकी सिंगल आइडिया होता है। मतलब कि आप को इस तरह से इस चीज में डिफाइन करूंगी कि आपको पढ़ाने वाला जो पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोफेसर है, टीचर है, कोई भी आपको गाइड करने वाला एक होता है, लेकिन उसको फॉलो करने वाले जो होते हैं वो सारे होते हैं। मीन्स कि उसका आइडिया सिंगल होता है जिस पर फोकस किया जाता है। तो हमारी स्टार्ट से लेकर जो एंड तक एक बात चल रही होती है, उसमें सेंटेंस आपस में जो लिंक्ड होते हैं वो अगर एक जैसे हैं तो इट्स मीन इट्स अ यूनिटी। अगर उसमें सेंटेंस हमारा फर्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल कि उसमें हमने कोई बात अगर लैंग्वेज की है, उसके बाद हमने अपने फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है, फिर हमने अपने जो है कॉलेज के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, फिर यूनिवर्सिटी को, इट्स मीन के हमारे सेंटेंस में जो लिंक्ड कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे है चाहे वो पैराग्राफ है, उसमें यूनिटी नहीं है। अगर हमने स्टार्ट से ही अपनी बात कॉलेज से या किसी भी अपनी फैमिली से या लैंग्वेज से या किसी भी अपने जो है टॉपिक से स्टार्ट की है, तो उसको एंड तक भी उसी टॉपिक पर एंड करेंगे, तो इट्स कॉल्ड यूनिटी। और कोहेरेंस में आपको बता चुकी हूँ कि हमारी चीजों में हमारी लॉजिक होनी चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे कोहेरेंस इज अचीव्ड व्हेन सेंटेंस एंड ऑर्डर इन अ लॉजिकल मैनर, व्हेन क्लियर ट्रांजिशन लिंक सेंटेंसेस। अब ऐसे की यूनिटी क्या होती है, डेवलप ऐसे अराउंड अ मेजर आइडिया। और ये किसके गिर्द होता है, मूव करता है हमारे आइडियाज के इर्द गिर्द जो है वो हमारे होता है, मौजूद होता है। एक्सप्रेस दिस आइडिया इन द टॉपिक सेंटेंस, हम अपने इस आइडिया में अपने फर्स्ट सेंटेंस को बता रहे होते हैं। मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द मेन आइडिया ऑफ द एसे एंड द टेक्स्ट ऑफ द क्लियर। आपका जो बेसिक जो आपका पर्पस होता है वो ये होता है कि आपकी चीजों के दरमियान जो रिलेशन होता है, आपके मेन आइडिया और आपके ऐसे के जो टेक्स्ट होता है, वो उस चीज को क्लियर होना चाहिए। सारी बात इस चीज पर फोकस होनी चाहिए कि आप जिन चीजों को रिलेट कर रहे होते हैं, वो चीजें अगर आपस में रिलेशन में है, तो उनका जो है मकसद जो है वो क्लियर पेपर पे या किसी भी पैसेज में नजर आना चाहिए।
डोंट एज्यूम दैट द रीडर विल गेट इट। आप ये मत सोचें कि वो खुद ही फोकस कर लेगा। स्पेल इट आउट ऑफ फॉर हिम और हर। स्पॉट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ विद डिटेल्स। जब भी आप अपने आइडियाज को लिख रहे होंगे पैराग्राफ में, तो उसके डिटेल्स जो है वो मौजूद होने चाहिए। क्रिएट सेपरेट पैराग्राफ। कोई भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आसानी के लिए अपना एक सेपरेट पैराग्राफ जो है वो राइट कर सकते हैं फॉर दोस डिटेल्स। उसमें आप सारी जो है डिटेल्स को बता सकते हैं। दैट एक्सप्लोर योर टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कि उसमें जिस तरह से आप अपने टॉपिक को, जहां से आपने जो है एक्सप्लोर किया है, आप अपने टॉपिक को फाइंड किया है, उसमें आप उसमें सारे डिफरेंट उसमें पर्सपेक्टिव बता सकते हैं, उसमें सारे जो है एस्पेक्ट्स को बता सकते हैं। eliminate sentences that do not support the main idea. Alternately, you may revise the main idea to include those sentences। और आप हमेशा उन चीज़ों पर जो है फोकस करेंगे जिसमें आपके सारे जो है उन चीज़ों का अल्टरनेट भी मौजूद हो, जब आप इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं, जिसमें आपके सारे सेंटेंस जो हैं वो मतलब इंक्लूड होते हैं। तो कोहेरेंस मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ें जिनको आप स्टैब्लिश कर चुके होते हैं, वो आपकी के दरमियान रिलेशन है, आपके आइडियाज और आपके पैराग्राफ के दरमियान रिलेशन होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कोहेरेंस की। देखें, मैं आपको बता दूं कि आपकी आसानी के लिए कोहेरेंस समझने के लिए, कि आपको समझ आ जाए कि मैम ने इस ऐसे में यूज क्या किया हुआ है और इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। पहले भी मैं आपको ये कोहेसिव डिवाइसेस बता चुकी थी। कोहेरेंस इज समथिंग कंसिस्टेंट एंड समथिंग दैट मेक सेंस एज अ होल। कि अभी मैंने ये चीज बताई कि एज अ होल एंटायरली, कि आपकी चीज की जो है कंप्लीट सेंस दे रही हो। एन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंस इज एन आर्गुमेंट दैट हैड नॉट inconsistencies। द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कोहेरिंग, आप इसमें कोहेजन क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए, आप उसमें चीज़ों को क्वालिफाई कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी जो दोनों चीज़ें हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से जो है एलेबोरेट कर दिया है, और इसमें सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है, ताकि आप लोगों के लिए जो है कोई भी किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे जो आपकी राइटिंग है, आपने खुद भी जब इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि जिस स्टेप से मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, तो उसकी वजह से आप जो है प्रॉपर तरीके से इसको खुद भी राइट कर सकें। और ये जितनी भी आपको टेक्निक्स बताई गई हैं, इसमें आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आप टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। और ये जो आपको मैंने यूनिटी एंड कोहेरेंस इसको पढ़ाया है, इन दोनों में आपने डिफरेंस को समझना है। और मैं भी आपका टेस्ट लूंगी, उनमें दोनों चीजों का डिफरेंस जितनी डिटेल में मैंने बताया है, उतने ही आपसे मैं उसी अंदाज में पूछूंगी कि यूनिटी किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, और उस तरह से हम चीजों को जो है कोहेरेंस को किस तरह से हम बताएंगे। तो दोनों चीजों के बारे में आपको पर्पस भी उसका पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए ये हमारी चीज में यूज क्यों हो रहा है। और यही चीजें जो है आप अपने पैराग्राफ्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।